Good morning, student. Class 7, new chapter in history portion, chapter 2, new king and kingdoms. Let's start. Look at this map. These maps आप देखिए आपको इस मैप में क्या शो रहा है, बहुत ज़्यादा एरियाज़ जो है वो हाईलाइट हो रहे हैं अलग अलग कलर से, जो शो कर रहे हैं कि अलग अलग एम्पायर्स हैं ये। तो आप देखिए ये एक अलग एम्पायर शो हो रहा है, ये एक अलग एम्पायर शो हो रहा है, ये एक अलग एम्पायर। तो ये जो एम्पायर्स हैं ये कैसे फॉर्म में आते थे या ये राजा कहाँ से आते थे, तो आज हम इस चैप्टर में इसी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। आप देखिए अलग अलग में यहाँ राष्ट्रकूटास के बारे में दिखाया गया, या छामनाज है, गुर्जर प्रतिहार्स है, इधर देखिए आप इधर पालाज है। तो ये अलग अलग जो एम्पायर्स के नेम हमें दिख रहे हैं ये कहाँ से आए, ये कैसे हुए, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि by the 17th century many landlords and warrior chieftains emerged in a subcontinent. The existing king recognized them as Samantas or subordinate. Gradually the wealth and influence of Samantas increased, due to which they become Mahasamantas or Mahamandaleshwar. They started रूलिंग ओवर इंडिपेंडेंट किंगडम्स। अब एक बहुत अच्छा सिस्टम है इस पैराग्राफ में, पैराग्राफ बहुत छोटा है बट अपने आप में एक बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का कि क्या हुआ कि 17th सेंचुरी के आते आते 17th सेंचुरी में क्या देखा गया, जो लैंडलॉर्ड्स थे एंड वॉरियर थे, जो चीफेंस थे, emerge in the subcontinent. The exciting king recognized them as a सामंताज और सबॉर्डिनेट, यानी जो किंगडम्स हम देख रहे थे उस टाइम के जो किंग्स हुआ करते थे उनके जो लैंडलॉर्ड्स थे यानी ज़मींदार मान लीजिए आप, या वॉरियर्स के चीफटेंस यानी कमांडर्स मान लीजिए आप, वॉरियर्स के जो बड़े बड़े वॉर पे जाते थे तो पूरी की पूरी सेना को जो कमांड करते थे उसे हम वॉरियर चीफेंस कहते हैं। ये सब जो थे राजा को एज अ पावर दिलाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। ये तो हम भी समझते हैं कि अकेला राजा कुछ नहीं कर सकता, इसको जो है पावर शेयरिंग करनी पड़ती है, यानी अपनी अपनी पूरे किंगडम्स को चलाने के लिए इन्हें डिवाइड करना पड़ता है अपने किंगडम को कि ये पोर्शन में आप कीजिए ये। तो इसी तरह किंग ने भी क्या किया, जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो वॉरियर्स थे, इन लोगों को ये देखा कि ये बहुत मेरे किंगडम से ये बहुत झुके हुए हैं या वफादार है, तो राजा ने इनको, किंग्स जो थे उस टाइम के किंग्स ने इनको एक उपाधि दी जिसे हम यानी ये कहिए इन्हें किंग ने सामंताज और सबॉर्डिनेट के नाम से पुकारा। यानी अब जो है राजा के बाद जिनकी पावर होगी या राजा के जो ये कह सकते हैं हम वफादार सबॉर्डिनेट यानी राजा के बाद निर्णय लेने वाले, या किंग्स के बाद उस किंगडम में जो डिसीजन लेंगे या राजा के बाद जिनकी चलेगी या प्रजा को जिनकी सुननी पड़ेगी वो सामंताज या सबॉर्डिनेट कहलाएंगे, जो किंग को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे, उनकी किंगडम को चलाने में हेल्प करेंगे, नए नए आइडियाज़ देंगे। तो राजा ने ये सोच के कि मेरा किंगडम और आगे बढ़ेगा और चलेगा, नए नए डिसीजन में ले पाऊँगा, नए आइडियाज़ आएंगे, इस तरह इसने बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स, वॉरियर्स और इन लोगों को सामंताज और सबॉर्डिनेट बना लिया। लेकिन क्या हुआ, ये सामंताज जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता गया, इन्होंने धीरे 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 अपनी पावर को इतना एक्सटेंड कर लिया कि इन्होंने खुद अपने आप को महासामंता और महामंडलेश्वर के नाम से अपने आप को रिकॉग्नाइज किया। यानी अब जो है
और दे स्टार्टेड रूलिंग ओवर इंडिपेंडेंट किंगडम्स, यानी इन्होंने अपने जो ओवर रूल था उसको ओवरथ्रो कर दिया, यानी अपने किंग को इन्होंने ही डिफीट कर दिया। इन्होंने क्या किया, पहले किंग ने इन्हें वफादारी के रूप में एक सबऑर्डिनेट बनाया, इन्हें सामांता बनाया। सामांतास बनाने के बाद इन्होंने धीरे धीरे अपनी पावर को एक्सटेंड किया और इनके पास जब पावर आ गई तो इन्होंने अपने ही किंग को ये कहा कि अब हम आपके किंगडम में नहीं रहेंगे, हम हमारा खुद का इंडिपेंडेंट किंगडम बनाएंगे। क्योंकि किंग ये किया करते थे, जैसे देखिए ये राजा का एम्पायर है, किंगडम है। अब राजा ने क्या किया, सामंतास बनाया, तो राजा ने ये पोर्शन जो है एक सामंतास को दे के ये पोर्शन जो है अब आप चलाइए, इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है। एक पोर्शन एक को दे दिया और इस पोर्शन पर तो यहाँ के जो सामंतास थे इसने धीरे धीरे अपनी पावर को एक्सटेंड किया और इस एक्सटेंडेशन से इसने क्या किया, अपने आप को ये पावरफुल मानने के बाद इसने किंग को ये कहा कि अब मैं पावरफुल हूँ, मैं महासामंतास बन चुका हूँ, मुझे तुम्हारे किंगडम में रहने की ज़रूरत नहीं, मैंने अपना किंगडम जो है खुद का अपना किंगडम बना लिया है और अब मैं खुद अपने किंगडम का राजा हूँ। तो ये क्या हुआ, देखिए ये जो पोर्शन है अब इससे अलग हो गया, अब राजा का एक पूरा पोर्शन अलग हो गया। तो धीरे धीरे ये चीज़ें क्या होती है, अदर पोर्शन पे भी जाती हैं। तो ऐसे ही फैला कि इंडिपेंडेंट जो किंगडम है वो इसी तरह फैला, यानी राजा ने कुछ पावर्स दी, इन्होंने अपनी पावर्स को एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करने के बाद इन्होंने अपना ही एक किंगडम बना लिया। तो इस तरह ये नए नए इंडिपेंडेंट किंगडम हमें देखने मिले। अब इसके बाद क्या हुआ, एक एग्जाम्पल है आपके सामने कि कैसे ये अलग हुए। तो देखिए, वन सच एग्जाम्पल वॉज दैट ऑफ द राष्ट्रकूटास हु रोज टू प्रोमिनेंस इन द 8th century अंडर दंतीदुर्ग। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारा इस तरह से सबऑर्डिनेट का और सामंतास का अपने किंगडम को एस्टैब्लिश करने में, जो है राष्ट्रकूटास। राष्ट्रकूटास हमने प्रीवियस 6th में भी पढ़ा था कि राष्ट्रकूटास जो थे इनका खुद का एक एम्पायर था, उनका जो राजा था जिसका नाम था दंतीदुर्ग, इसने किस तरह अपने आप को, ये एक किंगडम नहीं था या ये समझ लीजिए ये राजा भी नहीं थे, लेकिन इन्होंने किस तरह सामंतास होने के बाद अपने आप को, अपनी पावर को एक्सटेंड करके अपना खुद का एक राष्ट्रकूटास एम्पायर एस्टैब्लिश किया। तो ये किसके अंडर थे, दो सबऑर्डिनेट टू द चालुक्यास ऑफ कर्नाटक। ये जो थे, ये जो राष्ट्रकूटास थे, ये इनका जो राजा था दंतीदुर्ग, ये जो थे ये चालुक्यास ऑफ कर्नाटक, यानी कर्नाटक के जो चालुक्यास थे इनके अंडर काम किया करते थे, यानी चालुक्यास के ये सबऑर्डिनेट हुआ करते थे। कौन, राष्ट्रकूट। किसके, चालुक्यास जो थे कर्नाटक के जो किंग हुआ करते थे, कर्नाटक में एक जो एम्पायर था, जो किंगडम था जिसे चालुक्यास किंगडम कहते हैं, उसके सामंतास चालुक्यास ने किसको बनाए थे, राष्ट्रकूटास को बनाया था। लेकिन ये राष्ट्रकूटास ने क्या किया, इन्होंने अपनी पावर को एक्सटेंड किया और अपने आप को सामंतास से महासामंतास डिक्लेयर करके अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट किंगडम एम्पायर जो है एस्टैब्लिश किया। और ये किसके अंडर हुआ, ये हुआ दंतीदुर्ग, जो राष्ट्रकूटास के राजा बने। यानी एक लीडरशिप थी राष्ट्रकूटास एम्पायर में, वो लीडरशिप किसने की थी, दंतीदुर्ग ने। जो राष्ट्रकूटास एम्पायर जब इंडिपेंडेंट एम्पायर, इन्होंने चालुक्यास से सेपरेट हो गई ये और इन्होंने अपना एक खुद का एम्पायर बनाया जिसका नाम था राष्ट्रकूटास। और इसके बाद इसके जो राजा बने वो थे दंतीदुर्ग। देखिए आपको दिखेगा, ये है राष्ट्रकूटास पूरा एम्पायर। यहाँ पे पहले ये चालुक्यास के साथ थे, इन्होंने अपनी पावर को एक्सटेंड करके और राष्ट्रकूटास एम्पायर को बना लिया। ऑन द अदर हैंड, सबऑर्डिनेट टू दंतीदुर्ग डिक्लेयर हिमसेल्फ अ क्षत्रिय आफ्टर परफॉर्मिंग अ रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भ। अच्छा, ये क्या हुआ कि कर्नाटक में जो थे, जो चालुक्यास थे, वो क्षत्रिय थे। यानी पहले काफ़ी जगह पर ये माना जाता था कि जो क्षत्रिय है
वही ओवर रूल कर सकते हैं। यानी रूलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, रूल करने का या राज करने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्षत्रिय के हाथ में होती है। पहले आप लोगों को पता है ये डिवाइडेशन था, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण। तो इस तरह से जो क्षत्रिय है वो ही रूलिंग पावर कर सकते हैं। तो ये जो राष्ट्रकूटास थे ये क्षत्रिय नहीं थे। तो इन्होंने एक रिचुअल परफॉर्म की थी जिसको हिरण्य गर्भा कहते हैं। ये क्या थी? ये रिचुअल परफॉर्मेंस थी। देखिए हम बात करते हैं आगे, ये रही कि ये क्या थी। तो ये हिरण्य गर्भा क्या होता है? द गोल्डन वॉर्म, यानी सुनहरी कोक। वॉर्म मीन्स कोक होती है। Dana is a ritual performed by non-Kshatriya to become a Kshatriya and a ruler. It is considered as a rebirth of the sacrificer as a Kshatriya even though he is not by birth. यानी जो बर्थ से क्षत्रिय नहीं है वो अगर जैसे अभी दंती दुर्ग थे या जो ये राष्ट्रकूटास थे ये क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन अब क्या है, इन्होंने अपना खुद का एक एस्टैब्लिशमेंट कर लिया, इन्होंने अपना खुद का एक एम्पायर बना लिया, ये राजा बन गए। अब इन्हें क्या है, रिचुअल परफॉर्म करना पड़ेगा। यानी अब इन्हें अपने आप को नॉन क्षत्रिय से क्षत्रिय में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये कैसे कर सकते हैं? अब ये बर्थ यानी पैदाइश से तो क्षत्रिय है नहीं, तो एक रिचुअल यानी एक क्या कह सकते हैं हम इनको, एक पूजा पाठ, एक आचरण हुआ करता था, कुछ परफॉर्म करना पड़ता था, यानी कुछ रस्में हुआ करती थी, कुछ पूजा पाठ हुआ करते थे जिसको करने के बाद ये क्षत्रिय हो जाते थे। तो ये पूजा पाठ इसे